ऊर्जा के बारे में बताऊंगा, मैं बताया जाएगा। फॉर्मूला की कहानी है, खैर फॉर्मूला अगर याद है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको लगाने आते हैं तो जेईई मेंस के सवाल आप लगा ले जाओगे। आप चाहो तो पुराने सवाल उठा के देख सकते हो, आपसे सवाल हो जाएंगे, नथिंग मोर देन दैट। और उसके बाद अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न अपने बीच में चलते रहेंगे। मैंने इस बार ऐसा किया है कि जैसे पलायन ऊर्जा कर लिया, उसके बाद एक दो सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दूसरा कर लिया, फिर एक सवाल की प्रैक्टिस कर लिया, फिर एक सवाल की प्रैक्टिस, और चैप्टर को समाप्त करेंगे। चैप्टर आज ही खत्म होगा, यकीन मानना। इसके बाद जो अगला चैप्टर चालू करूंगा वो चालू करूंगा बेटा जी सरल आवर्त गति। क्या? सरल आवर्त गति। तो शुरू करेंगे कहानी को। लेक्चर नंबर 3 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, गुरुत्व विभव, ये सारी कहानी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी बेटा जी। पलायन ऊर्जा के बारे में बताऊंगा, कैप्लर के नियम के बारे में बताऊंगा, के गतियों के बारे में बताऊंगा, अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। हेडिंग लगाएंगे पलायन वेग। बेटा जी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं बेसिकली ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पलायन वेग है क्या, चलो बता दूं, उसका सूत्र दिमाग में रखना। लेकिन वरना सूत्र दिमाग में रखना भैया जी, मान लीजिए मैं धरती पे हूं, ऑब्वियसली बात है, मान चलो सर वही है धरती पे आप, है ना, ये है इसका केंद्र, यह है इसकी त्रिज्या r, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं धरती क्या है, एक ग्रह है, अगर मैं इस ग्रह की, है ना, इसका मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था 5.97 into 10⁻24 किलोग्राम। बेटा जी अगर मैं यहाँ से किसी कण को कितने वेग से फेंकूं, सुनना, पलायन वेग, पलायन का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना, फिर कभी धरती की सतह पर लौट के नहीं आना। यानी कि मान लीजिए देखो देसी भाषा में समझा तो फटाफट समझ आ जाएगा। मान लीजिए मेरे हाथ में एक पत्थर है, मेरे हाथ में पत्थर है, मैंने फेंका, थोड़े समय के बाद वापस आ गया मेरे हाथ में, थोड़े समय के बाद मेरे हाथ में वापस आ गया। जब मान लीजिए मेरे पास पत्थर है और मेरे पास पत्थर और मैंने क्षैतिज वेग दिया, तो थोड़ी समय के बाद थोड़ी दूरी पर जाकर गिर जाएगा। लेकिन क्या हो बेटा, या मैंने मान लीजिए फेंका, है ना, मान लीजिए मैंने एक पत्थर को फेंका, तुमने इतनी ताकत आ जाए कि तुम पत्थर को फेंको और वो पत्थर वापस लौट के आ ही ना पाए, वो पत्थर वापस आ ही ना पाए, तो तू क्या बोलेगा, वो पत्थर हमेशा हमेशा के लिए धरती को छोड़ के चला गया, अर्थात धरती से पलायन कर गया। पलायन माइग्रेशन, जैसे होता है गांवों से लोग पलायन करने लगे शहरों में, काम धंधे की तलाश में गांवों से लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे। इस तरीके के सेंटेंस अगर आपने सुने होंगे, तो इसका मतलब है कि वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के कहां बच जाते हैं, शहर में। तो पलायन का मतलब समझ में है ना, पलायन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो बेटा जी जब मैंने पत्थर को मान लीजिए फेंका, किसी ग्रह की सतह से मैंने इसको मान लीजिए फेंका, या धरती की सतह से मैंने इसको फेंका और वो धरती को छोड़ के चला गया और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, तो जिस वेग से मैंने इसको फेंका वो वेग कहलाता है पलायन वेग। और इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है कि मिनिमम कम से कम इतना वेग तो रखो, अगर कम से कम इतना वेग है तो ये हमेशा हमेशा के लिए धरती की सतह को छोड़कर चला जाएगा, यही पलायन वेग है, खत्म हो गया पलायन वेग। ग्रह की सतह पर पढ़ ले नोट्स तुझे मिल रहे हैं। ग्रह की सतह पर स्थित वस्तु को प्रदान किया गया वह न्यूनतम, मैंने बोला कम से कम उतना वेग तो होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम वेग इतना होना चाहिए जिससे वह ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए, अर्थात उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर चला जाए। जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर चला जाएगा तो वह लौट के कभी नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक प्रक्षेप्य समझते हो, प्रक्षेप्य गति में मैंने आपको बताया था जिसको फेंक रहे हो, दैट इज प्रक्षेप्य। कैपिटल आर त्रिज्या एवं कैपिटल एम द्रव्यमान के एक ग्रह है ना, कोई अन्य खगोलीय पिंड या निकाय भी ले सकते हैं, जिसकी पलायन चाल वी है। बेटा जी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसको दिखाते हैं, वी मतलब वेलोसिटी, ई मतलब एस्केप, दिस इज कॉल्ड पलायन वेग, तो बेटा जी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से अगर तुम लगाओगे तो बेटा जी हाफ एम बी स्क्वायर जब फेंक रहे हैं तो गतिज ऊर्जा प्लस उस सतह पर उसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस जीएम बाय आर बराबर वो कहां चला गया हमें नहीं पता, बराबर 0 कर दे, यहां से आ जाएगा। अगर तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से लगा दे, मैं बेटा जी ये क्या है आर ई, मान लेते हैं ये स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण है, तो यार पृथ्वी की सतह पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है, माइनस जी, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, जो मास ऑफ अर्थ है उसी को मैंने कैपिटल एम नाम दिया, जी एम बाय, और ये जो आर ई है उसको मैंने नाम दे दिया आर, तो ये आ जाएगा ये प्लस, जब मैं इसको फेंकूंगा तो कुछ ना कुछ इसकी गतिज ऊर्जा भी होगी, तो ये प्लस ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा ले। तो बेटा जी जब तू यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाएगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर प्लस हाफ, फेंक किसको रहा है, एक प्रक्षेप्य को फेंका, तो प्रक्षेप्य का वेग स्मॉल एम हाफ एम वी स्क्वायर, तो बराबर गतिज ऊर्जा भी 0 प्लस स्थितिज ऊर्जा भी 0 हाफ एम वी, और वी सादा वाला वी मतलब वी की जगह वी ई रख दे, क्या रख दे, वी ई रख दे, तो कितना हो जाएगा बेटा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर बराबर हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2 जी एम बाय आर बराबर वी स्क्वायर। ओहो गुरुजी आज के बाद अगर मुझे कभी भी पलायन वेग का सूत्र चाहिए तो डेरिवेशन भी आपको दे दिया, कुछ नहीं, आप सूत्रों की कहानी है। जिस भी ग्रह क्या, जिस भी, अब जैसे पृथ्वी से पलायन वेग निकालना है, पृथ्वी की पलायन चाल निकालने की, अगर मैं पृथ्वी से फेंकूं तो फिर बेटा जी तो फिक्स है, द्रव्यमान पृथ्वी का रख दे, कैपिटल एम किसका रख दे, द्रव्यमान पृथ्वी का रख दे, और कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या रख दे। तो पृथ्वी पर फेंकने के लिए कम से कम कितना वेग चाहिए पलायन वेग, वो निकल जाएगा। किसी तू अन्य ग्रह पर, अन्य खगोलीय पिंड पर है तो फलाने का द्रव्यमान रख दे, फलाने की त्रिज्या रख दे, जिस भी ग्रह की बात करेगा उस ग्रह का द्रव्यमान उस ग्रह की त्रिज्या रख दे, सबसे सिंपल सी बात है, तेरे पास पलायन चाल आ जाएगी। अच्छा जानने की बात इसमें यह है कि बेटा जी स्मॉल एम के ऊपर निर्भर नहीं करता, स्मॉल एम है क्या, वो प्रक्षेप्य, स्मॉल एम है क्या, ये प्रक्षेप्य, यानी कि फेंकने वाले द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब चींटी को फेंक, हाथी को फेंक, घोड़ा को फेंक, जो जिसको मर्जी उसको फेंक, तुझे कम से कम उतना वेग फेंकना ही पड़ेगा, उतने वेग से फेंकना ही पड़ेगा अगर इस स्मॉल एम द्रव्यमान को तुझे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंकना है, किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंकना है। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, लेकिन आई वांट टू कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, है ना, बट मुझे कैलकुलेट करना है कि यार अगर मैं अर्थ पे हूं तो बेटा जी आ जाती है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, तेरी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है कि तू 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक सके, यानी कि तू जिस भी कण को, जिस भी पत्थर को तू फेंके 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेनी चाहिए, तेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए तू जो भी वस्तु फेंकता है वो वापस जमीन पर आ जाती है। लेकिन सोच तेरी भुजाओं में इतनी ताकत आ जाए कि तू उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दे, तो यकीन मानना वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर चला जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा। दिस इज द एक्चुअल कांसेप्ट ऑफ पलायन। कितना जानिए, इतना बहुत है, यकीन मानिए इतना जान लो बहुत है। अब जब पलायन वेग आ गया तो बेटा जी पलायन ऊर्जा के बारे में जानकारी आ जाएगी। बोलो अब मैं चाहता हूं अर्थ का, अच्छा सुन ले एक छोटा सा और सुन ले, ग्रह की सतह अगर मुझे एच ऊंचाई पर, अभी तो मैंने बात करी एच सतह पर, लेकिन सतह से अगर मैं थोड़ी ऊंचाई एच पर भी चले जाऊं, सतह से थोड़ी ऊंचाई अगर मैं एच पे भी चले जाता हूं और यहां से अगर मैं फेंकता हूं तो कुछ नहीं करना बेटा, आर की जगह आर प्लस एच ले ले, आर की जगह आर प्लस एच ले ले, तो सूत्र कभी भी वही बनेगा √2gm बाय आर प्लस एच, जहां स्मॉल आर क्या है, ये स्मॉल आर केंद्र से दूरी है, स्मॉल आर यहां से लेके यहां तक ही तो है, अगर ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एच है, तो बस समझ में आई क्या, अरे बोलो यार। अगर मैं बेटा धरती की बात करूंगा तो धरती के लिए निकाल के दिखाऊंगा आपको एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के लिए यह लगभग 8 किलोमीटर, यानी कि अगर तू वी निकालना चाहता है ना, तो √g नहीं 2
फॉर्मूला दिमाग में रखना, अंडर रूट 2 GM/r। तो 2 जी का मान पता है, मास ऑफ अर्थ रख दीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ रख दीजिए। तो बेटा जी ये जो आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी तेरी पृथ्वी के लिए, और बेटा जी ये जो आती है ना अर्थ के लिए यानी कि पृथ्वी के लिए, ये लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आती है। एक्चुअली में तो आती है 7.92 है, लेकिन तू रख ले इसको 7.92 है, मतलब लगभग 8 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इतनी से फेंकता हूं, अगर मैं इतनी रफ्तार से फेंकता हूं तो ये हमेशा हमेशा अगली धरती से पलायन कर जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो बेटा जी पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, आपको सूत्र तो पता चल गया। एक तो उस ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अंडर रूट 2 GM/r। सिंपल सी कहानी है। उस स्थिति पर जहां से कण को प्रक्षेपित किया गया है, अब उस स्थिति पर भी निर्भर करना है जहां पर कण को प्रक्षेपित किया गया है। पलायन वेग इस पर निर्भर नहीं करता। तो जो वस्तु को तू फेंक रहा है, जिस वस्तु को तू फेंक रहा है उसके द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता, यानी कि तू हाथी फेंक, घोड़ा फेंक, चींटी फेंक, जो फेंकना है फेंक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और प्रक्षेपण कोण पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी कोण से फेंक दे, थीटा से 45 से फेंक, 30 से फेंक, 20 से फेंक, 10 से फेंक, ये तो इतने वेग से मिनिमम फेंकना ही पड़ेगा अगर तू चाहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए हमेशा के लिए वापस, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए पार कर जाए या कभी लौट के ना आए। यदि एक वस्तु को पृथ्वी सतह से पलायन वेग से छोड़ा जाता है, सुन ले, तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है, वह पृथ्वी की सतह पर कभी वापस नहीं आती। दिस इज एक्चुअली फॉर नाउ पलायन वेग खत्म हो गया। पलायन वेग बाकी बात करते हैं पलायन ऊर्जा की, सेकंड पलायन ऊर्जा। यार बात समझ में आ रही है क्या यार? अब बात समझ में आ रही है, दिस इज कॉल्ड पलायन ऊर्जा, हाफ mv। अब सुन, अब इसमें मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, सुन। गतिज ऊर्जा के रूप में कण को दी गई न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाए, ऑब्वियस बात है, जिस वेग से फेंक रहा हूं। अब ऊर्जा क्या है, क्या बोला है? गतिज ऊर्जा के रूप में कण को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, क्योंकि वह न्यूनतम वेग या पलायन वेग तो न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, तो ऊर्जा में भी कम से कम इस कण को इतनी ऊर्जा दे दे, कम से कम इस कण को इतनी ऊर्जा दे दे। किस रूप में देगा? ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में, ताकि वो बाहर चला जाए। गतिज ऊर्जा के रूप में यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर चला जाए, पार कर जाए। दिस इज कॉल्ड पलायन ऊर्जा। अब गणित है, पलायन ऊर्जा कैपिटल जी m स्मॉल m/r पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का ऋणात्मक मान होती है। पृथ्वी की सतह पर बांधे रख रही है इसको, पृथ्वी की सतह पर इस कण का द्रव्यमान, ये जो कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के माइनस होती है माइनस GM/r। इसकी स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक चिन्ह के साथ अगर तू गुणा करेगा तो प्लस GM/r। इतनी स्थितिज ऊर्जा के बराबर अगर तू गतिज ऊर्जा दे देगा ना, तो ये पलायन ऊर्जा होगी, तो हाफ mv² के बराबर कर दे। दिस इज कॉल्ड पलायन ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा। ये जो पूरी गणित मैंने ऊपर के लिए बोली है, ये सभी ग्रह पिंड के लिए मान्य है। पहले बताओ बात समझ में आई? तो बेटा जी अगर मुझे पलायन ऊर्जा लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी? पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा अगर मुझे लिखनी होगी ना बेटा जी, है ना, तो मैं लिखूंगा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर स्थित, पृथ्वी की सतह पर स्थित पर स्थितिज ऊर्जा का, पर स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान, यानी कि बेटा जी, है ना, पर हमें पता है कि कोई भी अगर ग्रह, मतलब मान लीजिए मैंने पृथ्वी की बात कर रहा हूं, मैं पृथ्वी से बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द केंद्र, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ अर्थ। अगर यहां पर मैंने बोला कि भैया जी स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, तो इसकी सतह पर जो स्थितिज ऊर्जा में दिखता हूं बेटा जी, वो माइनस g मास ऑफ अर्थ स्मॉल m रेडियस ऑफ अर्थ, इसका ऋणात्मक ले लिया। यानी कि अगर मुझे गतिज ऊर्जा लिखनी होगी तो माइनस ऑफ u लिखूंगा, और यही गतिज ऊर्जा क्या है? पलायन ऊर्जा। तो आज के बाद अगर तुझसे पलायन ऊर्जा पूछे तो पलायन ऊर्जा क्या लिख देगा? गतिज ऊर्जा, और वो कितनी होगी? माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ स्मॉल m v² बराबर g मास ऑफ अर्थ स्मॉल m r। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, वही वाला सूत्र आ जाएगा अगर तू चाहे तो बेटा जी हाफ v² बराबर g m e/r। काटना चाहे काट ले, नहीं काटना चाहे तो मत काटो यार, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, हाफ। ठीक है, यस ये लगाइए, आंसर निकालिए। चलिए अब सवालों पे चलते हैं। नॉर्मल सवाल है, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या किया मैंने थ्योरी करते समय? ऊर्जा संरक्षण लगा दिया था बेटा जी। अब जब एस्केप वेलोसिटी मैंने निकाली थी तो ऊर्जा संरक्षण लगाया नहीं लगाया? आज के बाद जब भी सवालों में तुझसे आ जाएगी बताइए फलानी दूरी पर एस्केप वेलोसिटी, फलानी उस पर जाकर पलायन वेग का मान, यार ऊर्जा संरक्षण लगा, आंसर निकालिए। बेटा जी सवाल दे रखा है आपको, प्रश्न नंबर 1। सवाल क्या दे रखा है? सवाल पिछली थ्योरी के ऊपर आधारित है। सवाल ये दे रखा है कि चित्रानुसार कैपिटल M द्रव्यमान तथा कैपिटल R त्रिज्या के 3 ठोस गोले हैं जो कि इस प्रकार से संपर्क में लाया गया है। हमें निकाय की कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है बेटा जी, निकाय की कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात बताए, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या R है, त्रिज्या R है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, अच्छा मान लेते हैं गोला नंबर 1 है, ये गोला नंबर 2 है और ये गोला नंबर 3 है। तो भैया इसकी त्रिज्या R और इसकी त्रिज्या R, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो किसी भी दो गोले के केंद्र के बीच की दूरी को अगर तू निकाले तो ये 2r आ रही है। ये हमेशा क्या आ रही है? 2r आ रही है। क्या आ रही है? 2r। बोलो यार, और द्रव्यमान हमको तीनों का कैपिटल M। तो अगर बेटा जी मुझे निकाय की कुल ऊर्जा लिखनी होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जब इसको इन तीनों को लाके मैंने जब ऐसा सिस्टम फॉर्म किया होगा, अनंत से जब मैं लेके आया होगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट माइनस GM/r। अब इसका मतलब समझा? अच्छा इनकी खुद की हम ऊर्जाओं को नगण्य मान के चल रहे हैं। इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए लगा वो ऊर्जा लिख रहा हूं, इसके खुद को फॉर्म होने में जो ऊर्जा है हम उसकी बात नहीं कर रहे, कि ठोस गोले की खुद की कोई ऊर्जा, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो बेटा जी यू इन दोनों के लिए लिख दें, 1 2 प्लस u 2 3 प्लस u 3 1 हो गया ना? बोलो यार, तो 1 2 तो माइनस g m1 m2 बाय r, यानी कि 2r माइनस g m1 m2 बाय माइनस g m1 m2 बाय, ये हो जाएगी मेरे पास u कुल लिख दो, स्थिति लिखने की जरूरत ही नहीं है। किसी को कोई शक? तो u कुल कितनी आ जाएगी? माइनस g m² बाय 2r माइनस g m² बाय 2r माइनस g m² बाय 2r u कुल माइनस 3 g m² बाय 2r। खत्म हो गया। और कल को ये सवाल आए इस तरीके का तो कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है। एक और सवाल करवाता हूँ, सवाल पलायन वेग का है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, कुछ नहीं करना है, आसान है। बस आपको क्या करना है, अनंत पर जाकर है ना, सुनिए करोगे क्या बेटा? सुनिए
यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से दिया गया पलायन वेग, है ना, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, है ना, पलायन वेग का n गुना है, सतह से दिया गया वेग पलायन वेग का n गुना है। माना पलायन वेग v है, माना पलायन वेग v है। हाँ, यदि किसी वस्तु की सतह से, ठीक है, सब वस्तु बना लेते हैं, है ना, ध्यान से सुनना। कोई मैंने ग्रह बना लिया, कोई जो भी बनाना चाहूँ, उसकी त्रिज्या भैया मैंने बना दी, कैपिटल आर त्रिज्या है, ये मैंने उसका केंद्र बना दिया, केंद्र है बेटा जी ओ। ध्यान से सुनिएगा कहानी। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से दिया गया वेग, ये रही किसी वस्तु स्मॉल m, सतह की बात कर लेते हैं, यह स्मॉल m द्रव्यमान, उसको दिया गया वेग थीटा बीटा पर तो निर्भर करता ही नहीं है। मान लेते हैं जो वेग दिया है वो पलायन वेग का तो यहाँ पर जो मैं वेग दूंगा, वो वेग पलायन वेग का n गुना है, पलायन वेग भी है, तो भैया जी जो एस्केप वेग दूंगा मैं वो पलायन वेग का nv² है, माना पलायन वेग। अब बोला है अनंत पर जाकर इसका वेग कितना हो जाएगा, अनंत पर जाकर। पहले बता, बात समझ में आई क्या यार? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया बेटा? बोलो यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? बोलो बेटा, मैंने कुछ गलत किया है ना? ऐसा करते हैं बेटा जी, इसको ना माना अनंत पर वेग मान लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना, माना पलायन वेग ये है, v है, तो इसकी जगह बेटा जी अपन ये बोल सकते हैं कि माना अनंत पर वेग v है ना। मैंने जो पलायन वेग भी माना है ना, उसको अपन ये मान ले कि माना अनंत पर, किस पर? अनंत पर वेग। क्योंकि उन्होंने बोला है ना सवाल में, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से दिया गया वेग पलायन वेग का n गुना, तो पलायन वेग v होता है, तो n गुना यानी कि n v है, तो अनंत पर बेटा जी, अनंत पर जाकर, ध्यान से सुनना, अनंत पर जाकर वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। यहाँ पर भी छोटा सा चेंज करेंगे फिर अपन, और यहाँ पर जब ये सतह पर था ना बेटा जी, और सतह पर जब मैंने इसको वेग दिया, ध्यान से सुनना, सतह पर जब मैंने इसको वेग दिया तो कितना बनेगा गुरुजी? ध्यान से सुनना बेटा जी, है ना, n इंटू वी, पलायन वेग का n गुना है, तो पलायन वेग कितना होता है v, पलायन वेग कितना होता है v, उसका n गुना यानी कि nv, और अनंत पर जाकर मान लेते हैं कि भैया जी वेग कितना हो जाता है v। तो मैं क्या लगाने वाला हूं सर? अब मैं लगाने वाला हूं ऊर्जा संरक्षण। यहां पर जब हम फेंक रहे थे इसको, तो हाफ m वेग गतिज ऊर्जा है ना, जिस वेग से फेंक रहा हूं वो है nv, पलायन वेग का n गुना, तो गतिज ऊर्जा यहां पर कितनी है? n इंटू वी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब बोलो यार माइनस जी, स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे तो माइनस करके लिखेगा ना, अब कुल ऊर्जा लिखेंगे माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m। अब बोलो यार माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m बटे r, क्लियर, बराबर मान लेते हैं सर हाफ m v स्क्वायर। अनंत पे जाकर गतिज ऊर्जा इतनी हो गई, प्लस अनंत पर जाकर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, हमें पता है, बस इसको सॉल्व करना है यार। तो देख बेटा जी, हाफ स्मॉल m n v का स्क्वायर माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m बाय r बराबर हाफ m v स्क्वायर। यार ऐसा करते हैं, हाफ m n स्क्वायर v स्क्वायर जी कैपिटल m स्मॉल m बाय r बराबर हाफ m v स्क्वायर। m कैंसिल, बोलो यार, 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे, n स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2 g m बाय r बराबर v स्क्वायर। अरे बोलो यार, बोलो बेटा, कोई तकलीफ? अच्छा एक बात बता बेटा जी, पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट 2 जी एम बाय आर, होता नहीं होता? तो उसका स्क्वायर करेगा तो अंडर रूट 2 जी एम बाय आर का स्क्वायर करेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 जी एम बाय आर की वैल्यू क्या आई? v का स्क्वायर, तो 2 जी एम बाय आर की वैल्यू क्या आई? v का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर, v का स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या रख दूं? v का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। ओहो गुरुजी, v का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 बराबर v स्क्वायर। तो देख चाहिए क्या? v चाहिए, अनंत पर वेग चाहिए, तो बेटा जी आ जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ve अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। आज की बात कुछ भी निकालना हो, कभी भी निकालना हो, निकाला जा सकता है। बोलो किसी को कोई तकलीफ? अगला अब लगाएंगे बेटा जी केपलर का नियम, जल्दी पढ़ते चलो। केपलर एक वैज्ञानिक का नाम था, केपलर ने 3 लॉ दिए। क्या सर? केपलर एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने 3 लॉ दिए। पहला नियम उन्होंने दिया कक्षाओं का नियम। किसका नियम? कक्षाओं का नियम। उन्होंने बोला कि जितने भी एक सूरज को केंद्र मानते हुए जितने भी ग्रह होते हैं वो वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसमें दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं, तथा सूर्य जो होता है इन कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। क्लियर? सिंपल से लॉ है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। प्रथम नियम जिसको हम बोलते हैं कक्षाओं का नियम। तो क्या बोला फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ में बस इतनी सी बात ही बोली कि जितने भी ग्रह होते हैं सूरज को फोकस मानते हुए, मतलब जो इन कक्षाओं का जो एक फोकस होता है वो सूरज है, और ये सारे के सारे जो ग्रह होते हैं बेटा जी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी मुझे सिखा लेने दो। ये उपसौर होता है, ये अपसौर होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एफिलियन और इसको बोलते हैं पेरिहिलियन। समझ में आई क्या बात? नहीं आई? थोड़ा सा समझा दूं मैं, यहीं पर समझा देता हूं बेटा जी, जल्दी समझ लेना, कहानी को थोड़ा सा फास्ट समझना, डायग्राम है ये समझ में आनी चाहिए इसलिए समझा रहा हूं बस। यहाँ पर मैंने बना दिया सूरज, बचपन में सूरज बनाया होगा ना, उसका हुआ सूरज बना देते हैं। बोलो बेटा जी, ये बिंदु हमने मान लिया बेटा जी, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। आज के बाद ये ए और बी को मैं क्या बोलूंगा? देखो बेटा जी, ये सूरज जो है वो फोकस पर है, तो मान लेते हैं सूरज को फोकस बनाया ना, तो मान लेते हैं ये है भैया जी फोकस नंबर 1, ये है हमारा फोकस नंबर 1। अरे बोलो यार, बोलो बेटा जी, अरे बोलो बेटा, अब सुन ध्यान से बेटा जी, ये जो बिंदु होता है ना, जो सूरज के सबसे निकट होता है, ये सूरज के निकट है और ये सूरज से सबसे दूर है, तो ये सूरज के बिल्कुल निकट है ना, इसको हमने नाम दिया उपसौर। आज के बाद याद रखेंगे शब्द टर्मिनोलॉजी उपसौर, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिहिलियन, HELION, पेरिहिलियन, और इसको तो ये उपसौर हो गया, और ये हो गया अपसौर जिसको बोलते हैं एफिलियन, APHELION, एफिलियन। ठीक है, बोलो बेटा जी, कहानी क्लियर है क्या? अब ये मैं बता देता हूँ, है ना, डायग्राम मिट गया, ओहो कोई बात नहीं, फटाफट से बना लेते हैं, डायग्राम मिट गया, कोई बात नहीं, छोटे देश में बड़ी बातें हो जाती है, कोई बात नहीं। इसको हमने नाम दिया है ए और इसको हमने नाम दिया है बी। क्या है ये? पेरिहिलियन, उपसौर, और ये क्या है? अपसौर, है ना, लियोन, है ना। बोलो यार, ये फोकस है F1। अब
ध्यान से सुनना बेटा जी। उन्होंने ये बोला जैसे अब ये है ना, ये रेखा है, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? दीर्घ अक्ष, है ना। यह है बेटा जी दीर्घ अक्ष। तो आधी क्या हो जाएगी? आधी अगर पूरी दीर्घ अक्ष को मैं ये मानूं, है ना, देखो बेटा यहाँ पर जो वेग होगा उस पर हमने अगर हम स्पर्शरेखा खींचे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। अगर यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींचे तो यहाँ पर एक वेग मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मान लेते हैं कोई ग्रह है जो घूमते हुए बिंदु पी पर आ गया, घूमते हुए बिंदु पी पर आ गया, तो सूरज से ये दूरी मान लेते हैं, ये दूरी बाद में डिफाइन करेंगे, ये है, और एक फोकस हो गया बेटा जी F2 F1, तो हो गया सूरज, और ये हो गया F2। बोलो यार, तो बेटा जी अब सुन कहानी, अब छोटा सा फटाफट से मैथमेटिक्स से, ये हो जाएगी R मैक्स और ये हो जाएगी तेरी R मिनिमम। अरे यार देखना, ये हो जाएगी तेरी R मिनिमम, उसको हमने नाम दिया है R1 और उसको हमने नाम दिया है R2। रिलेशन आएगा R मिनिमम और R1 में। तो आज के बाद कभी भी तुझे R मैक्सिमम और R मिनिमम निकालने होंगे तो निकाल सकता है क्या? समझ में आया? R मैक्सिमम निकालना तो ये R2 का मान निकालना, R मिनिमम निकालना, बताओ R1 का मान निकालना है। बोलो यार। और बेटा जी है ना, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अर्ध दीर्घ अक्ष है, ये क्या है? पूरी होती है दीर्घ अक्ष, तो आधी अर्ध दीर्घ अक्ष, और अर्ध दीर्घ अक्ष को उन्होंने बोला है कि ये A है। ऐसे ही बेटा जी अर्ध लघु अक्ष भी होती है। क्या होती है? अर्ध लघु अक्ष। क्या होती है? अर्ध लघु अक्ष। क्या होती है? अर्ध लघु अक्ष। बोलो कितनी बात क्लियर है? पूरा डायग्राम देख तेरे को यहाँ पे बना के दिखा दिया मैंने। अब पता क्या पूछते हैं सवाल में, मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटी। यहाँ पर जो वेग होगा ना बेटा जी, इस बिंदु पर जो वेग होगा उसको हमने नाम दिया VP, वेलोसिटी एट पेरिहिलियन। कि भैया बोलते हैं उपसौर बिंदु पर, जब वो उपसौर पर होगा तब वेग कितना होगा उस ग्रह का, और जब वो अपसौर पर होगा मतलब इसको बोलते हैं VA। तो तुझसे VP और VA पूछते हैं पहली चीज, और तुझसे R मिनिमम और R मैक्सिमम का अनुपात पूछते हैं दूसरी चीज। ज्यादातर सवालों में यही चीज पूछी जाएगी, R मिनिमम R मैक्सिमम का अनुपात पूछेंगे, VP और VA पूछेंगे। सीधी सी बात है, यही गणित है बेटा जी। बोलो तो इनके सूत्र मैं आगे आपको दूंगा, इनके सूत्र आपको सेकंड लॉ में दे रहा हूं मैं, इसमें दे रहा हूं सेकंड लॉ। पहला नियम तो बस इतना ही था कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इतनी सी बात थी। बोलो बात समझ में आई? कहानी क्लियर है? हेडिंग आएगी दूसरा नियम, द्वितीय नियम, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम, केपलर का द्वितीय नियम। क्या बोलता है केपलर का द्वितीय नियम? आइए सीखते हैं। सुनना बेटा, कहानी को सुनिएगा, मजा आएगा। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यही दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। किसी भी ग्रह का जो क्षेत्रीय चाल है ना, वो नियत है। जैसे रेखीय चाल, यानी रेखीय चाल नियत का मतलब है कि समान समय अंतराल में चाल से समझेंगे, रेखीय चाल से समझेंगे। जब रेखीय चाल समझ में आएगा तो क्षेत्रीय चाल समझ में आएगी। रेखीय चाल का मतलब है समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते जाए। बोलो भैया रेखीय चाल नियत है। तो क्षेत्रीय चाल में उसी समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल अगर तय करती है, समान क्षेत्रफल अगर तय करती है तो क्षेत्रीय चाल कहते हैं। और क्षेत्रीय चाल नियत बोला है उन्होंने, इसका मतलब करती है। इसका मतलब भैया जी देखो यार, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुन ले। द्वितीय नियम यह बताता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो चाल न्यूनतम होती है, और सूर्य के समीप होता है तो चाल अधिकतम होती है। यानी कि एफिलियन अपसौर बिंदु पर होगा तो चाल न्यूनतम होगी, और उपसौर पर होगा तो चाल अधिकतम होगी। कोई ग्रह अब दिए गए चित्र में उन्होंने बोला है कि ए से बी तक जाता है और सी से ए तक जाता है, सॉरी सी से डी तक जाता है। तो जो क्षेत्रफल है ए से बी में और सी से डी में, मैं तेरे को थोड़ा सा करके दिखा दूं, है ना। मान लीजिए इस तरीके की दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, ये है मेरा सूरज, है ना, ये है सूरज, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? अब बोल दो, यह है सूरज, ठीक है। अब सुन बेटा जी मान लेते हैं कि पहले ये ए बिंदु पर था, कौन? कोई ग्रह सूरज से, बोला ना निश्चित दूरी, उन्होंने पूरा सुनना, सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल, ये ग्रह है। ये क्या है? ग्रह। इस वक्त तेरा ग्रह अब दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है ना। क्या बोला है प्रथम नियम? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है। अब मान लीजिए घूमते वो इस बिंदु पर है, किसी समय पर मान लीजिए यहाँ पर है, तो सूर्य से मिलाने वाली रेखा यही, और ये घूमते मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है बी बिंदु पर, और तो ये थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर इसने छोटा सा डी थीटा किया, छोटा सा डी थीटा। तो इसने एक क्षेत्रफल तय किया, अरे बोल। और जब मान लेते हैं ये घूमते घूमते सी बिंदु पर आ गया, तो बेटा जी सी बिंदु से घूमते हुए उसी समय अंतराल में ये डी बिंदु पर आया। तो ये जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है दोनों नियत रहेंगे। यानी कि क्षेत्रफल इसको हमने क्या माना? सन माना। तो सी क्षेत्रफल सी एस डी बराबर होंगे क्षेत्रफल ए एस बी और सी एस डी। जी हाँ, क्यों? उन्होंने सिंपल सी बात बोली है, समान समय अंतराल में, समय अंतराल जितना ले रहा है, जितना क्षेत्रफल ये तय करेगा उतना ही क्षेत्रफल ये तय करेगा। लेकिन चूंकि ये सन के बहुत पास है तो ये जल्दी से घूमने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर सबसे निकटतम बिंदु पर चाल अधिकतम होगी, क्योंकि उसको उतना ही क्षेत्रफल तय करना है। लेकिन ये बहुत पास है, ये बहुत दूर है, तो चाल यहाँ पर न्यूनतम होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? अब केपलर के नियम समझा रहा हूँ, सुन ले। अब ये क्षेत्रफल निकालना हाफ आर स्क्वायर थीटा, इस दूरी को मान लेंगे यार। बोलो यार, इस दूरी को मान लेते हैं आर है। पहले बताओ बात, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा जी अब डीए क्या है? मान लेते हैं ये डी थीटा छोटा सा क्षेत्रफल जो है वो डीए है। तो अगर मुझे डीए निकालना होगा तो डीए कैसे निकालूंगा? हाफ ए बी इंटू ऐसे, हाफ आर डी थीटा इंटू आर। देख मतलब उसका आर डी थीटा, अब हाफ आर डी थीटा इंटू आर आर डी थीटा, ये इंटू आर, देखना। तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, तो ये आ गया तेरे पास डीए। गणित है यार, तो डीए कैसे निकालेगा? हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अगर तू चाहता है इसकी क्षेत्रीय चाल निकालना, जैसे चाल निकालते थे तो स्थिति में परिवर्तन समय के साथ, ऐसे क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के साथ क्षेत्रीय चाल, तो हाफ आर स्क्वायर नियत है, आर नहीं बदली, डी थीटा बाय डी थीटा बाय डी को क्या बोलते हैं? अरे सर ये तो ओमेगा है, ये आ गया डीए बाय डी हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। और बेटा जी इसी को मैं लिख सकता हूँ हाफ आर बी। अब हाफ आर बी, अब ओमेगा को बी के पदों में लिखेगा ना, तो बेटा जी डीए बाय डी होता है हाफ आर इंटू वी। पहले बताओ आर ओमेगा बराबर वी बाय आर। इतनी बात समझ में आती है तुम्हें?
यार इतनी बात समझ में आती है, ओमेगा बराबर वी बाई आर रखेगा, आर से आर कटेगा, आर भी खत्म बात, खत्म बात। बोलो किसी को ओमेगा क्या है, ग्रह की कोणीय चाल, खत्म हो गया। क्या समझाऊं मैं इसमें, क्या समझाऊं मैं इसमें, क्षेत्रीय चाल नियत होती है। अब देखो अब कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है वो फटाफट से समझ ले। यहाँ पर जो चाल है वो बीपी है, यहाँ पर जो चाल है वो बीए है, ऊपर की तरफ है, ये फोकस है F2, ये है F1, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कहते हैं AE। क्या है, उत्केंद्रता, दीर्घवृत्तों में उत्केंद्रता नाम की कोई चीज होती है बेटा, आपको पढ़ा दिया होगा, उत्केंद्रता नाम की चीज होती है, तो ये AE है, ये दूरी भी AE हो जाएगी। अब निकालना आता है, ये पूरी A है, ये पूरी A है, ये AE है, तो आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, AE माइनस A माइनस AE। अगर मुझे आरपी का वैल्यू निकालना है तो आरपी का वैल्यू निकालूंगा AE माइनस A, सॉरी A माइनस AE, उल्टा लिख दिया, A माइनस AE यानी कि A इंटू 1 माइनस E। और अगर मुझे आरए का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, आरए का वैल्यू चाहिए। अब ये निकालना है मुझे, अरे यार ये निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा बेटा जी, यहाँ पर प्लस करके लिख देगा। अब यार आ जाएगा यार, यहाँ पर प्लस करके लिख देगा। अब सुन कहानी, आरपी निकल गया बेटा, देख ये कितनी है, ए है, ये कितनी है, ए है, तो ये कैसे निकालेगा, आरपी बराबर इतने में से इतना गया, ए में से ए गया। बोलो यार, अरे बोलो यार बेटा, क्लियर है कहानी। अब सुन कहानी, वही सेम कहानी उन्होंने भी ली है, तो मैं सीधा सीधा सूत्र लेके चल रहा हूँ बेटा, सीधा सीधा। तो तुझे क्या चाहिए था, बीपी का मान चाहिए, वीए का मान चाहिए, और तुझे आर मिनिमम और आर मैक्सिमम चाहिए, यानी कि बीपी बटे वीए वगैरह चाहिए, आर मैक्सिमम बटे आर मिनिमम चाहिए। तो आज के बाद ये सूत्र दिमाग में रखना, केपलर का दूसरा नियम खत्म कर दूंगा मैं। या थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलना पड़ रहा है बेटा जी, क्योंकि आपको भी पता है समय कम है और एंड करना है सिलेबस। लेकिन फिर भी बेटा जी अब मैंने सवालों की बजाय, मतलब सवाल तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन सवालों के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ा हूँ। बच्चों ने बोला था कि सर सिर्फ सवाल करवा के नहीं मत करवाइए, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को हमारी कंप्लेंट मेरे पास पहुंच गई थी, आ जाती है मेरे पास, सर थोड़ा भले समय ज्यादा लग जाए, लेकिन सर आप हमें पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा के फिर पढ़ाइए तो मजा भी आता है। तो मैंने भी वही सिस्टम चालू कर दिया, थोड़ा सा पहले थ्योरी समझा देता हूँ, एटलीस्ट आइडिया तो दे देता हूँ, है ना। और ये थ्योरी भी बेटा जी इतनी सफिशिएंट है ना, इतनी जल्दी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। हर चीज का लॉजिक दे देता हूँ, हर चीज का कारण दे देता हूँ क्या हो रहा है, और फिर सूत्रों पे ले आता हूँ, सवालों पे ले आता हूँ। आता अगर आपको याद हो तो आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में मजा आएगा, सिंपल चैप्टर है, प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस आती है। और बेटा जी हाँ, जेईई में एक सवाल पक्का है, आ ही जाएगा इससे एक सवाल, तो आराम से करिए चैप्टर को, मजेदार कहानी है। और आर मैक्सिमम का मान बेटा जी 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ई, और आर मिनिमम का मान ए इंटू 1 माइनस ई। देखना ये आरपी था क्या, आर मिनिमम ही तो था, आरपी था क्या, आर मिनिमम, आर मिनिमम मैंने क्या लिखा, ए इंटू 1 माइनस ई। ऐसे आर मैक्सिमम ए इंटू 1 प्लस ई, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए। यही बात समझे। अगर मुझे आर लिखना है तो दिस प्लस दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ए प्लस ए, ये कितना आ जाएगा आर ए। अब आर ए क्या लिखेगा, ए प्लस ए, तो ए इंटू 1 प्लस ई, दिस इज आर ए, और यही तो है तेरा आर मैक्सिमम, और यही तो है तेरा आर मिनिमम। तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम लिख दिया, दोनों का अनुपात ले लेगा 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। आज की बात दिमाग में रखिएगा। पहले बता बात समझ में आई क्या, पहले बता बात समझ में आई क्या, अबे यार कहानी क्लियर है। अब सुन, अब बेटा जी तू फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो वीए कितना आया, सर वी आया अंडर रूट जीएम बाई गुना अंडर रूट 1 माइनस ई बटे 1 प्लस ई, और वीपी कितना आया अंडर रूट जीएम बाई गुना 1 प्लस ई बटे 1 माइनस ई। अच्छा सुन बेटा जी, सुनना बेटा जी, है ना, सुनना कहानी क्या है बेटा जी। तुलना करूंगा कि कहां पर वेग ज्यादा होना चाहिए, तो ये दोनों में से तो तुलनात्मक रूप से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें भी ये पद है, इसमें भी ये पद है, तो मैं मेन बात करूंगा इसकी, अलग अलग है दोनों से पद। ये ऊपर 1 माइनस, ये कहां पर वेग ज्यादा होता है, वीपी पर ज्यादा है वीए से, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट वाला बिंदु पी पेरिहीलियन, यानी कि उपसौर पी का मान मतलब पेरिहीलियन वाला बिंदु पर वेग ज्यादा होगा सबसे निकटतम बिंदु पर, और सबसे निकटतम बिंदु पर ज्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि बेटा 1 माइनस ई है, कुछ एक में से घट रहा है तो नीचे वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या छोटी तो बड़ी आएगी, तो वेग ज्यादा आएगा। यहाँ पर एक में कुछ जुड़ रहा है तो ऊपर वाली नीचे वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली संख्या बड़ी तो भाग देगा तो छोटी, अंडर रूट लेगा छोटी। पहले बता बात समझ में आई क्या, मैथमेटिकली प्रूव हुआ है, ये छोटा सा लॉजिक है, आना चाहिए। अब बनाएंगे केपलर का तृतीय नियम, जिसको हम बोलते हैं आवर्तकाल का नियम। केपलर का तृतीय नियम, जिसको क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल का नियम। ए बेटा तो ये समझ में तो आ रहा है, जल्दी जल्दी करता जा, बहुत सारा काम है। केपलर के नियम करवाने के बाद एक सवाल करवाऊंगा, और उसके बाद सीधा उपग्रह की गतियों पे आ जाऊंगा, ये फटाफट निपटा के, और फिर एक सवाल देखते हैं, अगर ये सवाल हो पाता है तो ठीक है, वरना ये सवाल कोशिश करना तुम खुद से करने की। जेईई मेंस में मतलब एआई ट्रिपल पहले एआई ट्रिपल हुआ करती थी, उसके बाद चलेंगे सीधे क्विज पे। खैर अभी हम सपने नहीं देखते हैं, पहले इसमें बहुत सिंपल सी बात बोलिए, केपलर का तृतीय नियम दुनिया का सबसे आसान नियम है, टी स्क्वायर सीधा सीधा समानुपाती है ए क्यूब के, खत्म। ये क्या है तुझे याद है, अगर उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है तो ए लेगा अर्धदीर्घअक्ष, और अगर दीर्घवृत्ताकार की जगह वही उपग्रह वृत्ताकार में घूम रहा है तो जो वो दीर्घअक्ष की लंबाई थी ना, अब वो त्रिज्या बन जाएगी। उसी सूत्र को तू आर के पदों में लिख सकता है। अगर वो वृत्ताकार कक्षा के लिए है तो वृत्ताकार कक्षा के लिए अर्धदीर्घअक्ष बेसिकली क्या बन जाएगी, उस कक्षा की त्रिज्या। तो टी स्क्वायर जो है वो समानुपाती है 1/3 के। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल का जो वर्ग होता है उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घअक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। या ये लिख दो, टी स्क्वायर सीधे सीधे समानुपाती है आर क्यूब के, लेकिन कब, ये वृत्ताकार कक्षाओं के लिए, और ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के लिए। पहले बताओ बात समझ में आई ओ मेरे भैया, बेटा जी सूत्र याद रह जाएंगे। देखो बेटा पहले नियम में तो इतना कुछ नहीं है, जो कहानी है दूसरे नियम में जो जरूरत की सामान है वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो वो बीपी और वीए का सूत्र याद रखना, और एक तो R1 यानी कि आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का बात ध्यान में रखना। सूर्य के सबसे निकट है तो चाल सबसे अधिकतम होगी, सूर्य के सबसे कम दूर है तो चाल न्यूनतम होगी। बात सीधी सी बात है, और कोई समय संरक्षण वगैरह के कॉन्सेप्ट लगा देना इसमें दूसरे नियम में, ठीक है। MVR वाले MVR, उस बिंदु पर फलाने बिंदु पर द्रव्यमान होगा, उपग्रह का द्रव्यमान, उस बिंदु पर उसकी चाल ले लेना, और दूरी आर मिनिमम या आर मैक्सिमम सूरज से ले लेंगे, ठीक है। वहीं से ये सूत्र एक्चुअली में डिफाइन होते हैं, बोलो यार। चलो आगे चलते हैं कहानी को, अब चलते हैं सवाल पे, प्रश्न नंबर 3 की कहानी है। सवाल को पढ़ेंगे, जेईई में आया हुआ है, IIT JEE 2001। सवाल इसलिए करवा देता हूं ताकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ यार इस तरीके के सूत्र वगैरह सवाल आता है तो कैसे करेंगे। वैसे बेटा बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, अगर आपको नहीं पता तो बेटा जी होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय G। कितने बच्चों को ये याद था, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय G। करोगे क्या, पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T1 है, ठीक है सर, यही पृथ्वी
ये रही सतह, जल्दी जल्दी करते हैं, ये रही सतह, त्रिज्या है r, यह है केंद्र। पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल है t1। ठीक है साहब, तो तब पृथ्वी तल से, अब मैंने एक और केस लिया है, यही पृथ्वी है, अच्छा इसको मैंने r मान लिया, यही पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या r है, और यहाँ से और r ऊंचाई पर, यहाँ से यानी कि h का मान और r ऊंचाई पर इसका आवर्तकाल t2 है। तो भैया t2 बाई t1 का मान पूछा। अरे यार सिंपल सी बात है गुरुजी पृथ्वी की, अब देखो लंबाई तो समान है, g का मान देख लेते हैं कि यहाँ पर g का मान क्या है और h ऊंचाई पर g का मान क्या है। अगर एक बार g का मान पता चल गया, आवर्तकाल निकाल लूंगा, तो भैया जी पहले तो अगर मैं t1 का मान निकालूं तो 2 पाई अंडर रूट l बाई g, t1 तो इतना ही रहेगा पृथ्वी की सतह पर। लेकिन बेटा जी जब मैं बाहर ऊपर चला जाऊंगा तो पहले मैं g का मान निकालना चाहता हूं, तो तुझे याद है बेटा जी g बराबर होता है gm बाय r स्क्वायर, और अगर मैं gh की बात करूं तो gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ऊपर है, समीकरण नंबर 2 नीचे है, तो बेटा जी समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दोगे तो gh बटे g बराबर gm बटे r प्लस h का होल स्क्वायर बटे gm बटे, तो gh बटे g बराबर gm बटे r प्लस h का होल स्क्वायर बटे r स्क्वायर बटे gm, gm से gm मिल जाएगा, gh बाय g बराबर r स्क्वायर बटे r प्लस h का होल स्क्वायर, तो gh बराबर g इंटू r स्क्वायर बटे r प्लस h का होल स्क्वायर। h का मान क्या रखेगा r, h का मान r रखेगा, ओहो गुरुजी, तो r प्लस r का होल स्क्वायर 2r, दैट इज gh बराबर g r स्क्वायर बटे 2r का होल स्क्वायर, gh बराबर g r स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर, तो gh बराबर g बाई 4। अरे गुरुजी ये तो 1/4 आया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, तो t बराबर 2 पाई, तो t2 बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाय gh, और gh का मान यहाँ पर रख दे, तो t2 बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाय g बाई 4। g बाई 4 है, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो t2 बराबर 2 गुना 2 पाई अंडर रूट l बाय, ये क्या है, अरे गुरुजी ये तो t1 है, तो t2 बराबर 2t1, t2 बाई t1 पूछा ना, तो t2 बाय t1। तो सूत्र आने चाहिए, सूत्र लगाते कैसे, पहले बता इतनी बात समझ में आई क्या, अब क्लियर है क्या। अरे उपग्रह की गति लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, खत्म कर दूंगा चैप्टर ही, 3 लेक्चर में मैंने आपका ग्रेविटेशन खत्म कर दिया, इससे ज्यादा समय नहीं, अगली क्लास में सरल और गति चालू करूंगा, 2 लेक्चर की कहानी है, काम की चीज सिखाऊंगा, ये सिखाया सवाल, ये सिखाया सवाल, तो भी मेरा साथ देना पड़ेगा। और उसके बाद सीधे तरंगों पे आ जाऊंगा, तरंगों के बाद बेटा मेरा सिर्फ थर्मोडायनामिक्स बचेगा, थर्मोडायनामिक्स करवाता रहूंगा, सीखते रहिएगा, सुनिएगा। कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सुनिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बेटा जी जैसे हमने पलायन वेग पढ़ा, पलायन वेग क्या था, किस वेग से धरती की सतह से फेंके, मतलब वह न्यूनतम वेग, कि अगर उस न्यूनतम वेग से मैं इसको फेंकूं तो वह धरती के कहां चला जाए। यार बेटा जी मैंने कुछ तो गलत लिखा है, ओहो अरे यार बेटा जी 1 मिनट, मैंने पलायन वेग में मैंने आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में हल्का सा मैंने कितना बता दिया, ये 1 मिनट रुक जाओ बेटा जी, है ना। पलायन वेग में मैंने आपको कुछ ये 8 किलोमीटर बताया क्या, ये 11.2 होता है बेटा जी, है ना, 11.2। कक्षीय वेग होता है 8। तो ये बेटा जी एस्केप वेलोसिटी है ना, ये जब तुम सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे लिख लो यार, सॉरी बेटा यहाँ पर लिख लो तुम, है ना, यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये 11.2 हो जाएगा बेटा जी, कितना, 1 मिनट रुक जाओ, 11.2 लगभग 11 किलोमीटर, मैंने यहाँ पर आपको कुछ गलत बोल दिया बेटा जी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, इसको थोड़ा सा कट कर लेना, लोग कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा है ना वैल्यू सेम ही है, मतलब अगर एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो बेटा जी आ रहा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतने चाल से आपको फेंकनी पड़ेगी बेटा जी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या, अरे बात समझ में आई क्या, बोलो बेटा क्लियर, अब तो क्लियर है, बोलो यार कोई दिक्कत, अब तो क्लियर है, कहीं पर और तो नहीं लिखा 8 मतलब मिनिमम 11.2 किलोमीटर बोला मैंने, बहुत मतलब ये मान लो कि यार ये तो अच्छी बात है, मुझे याद आ गया, नहीं तो आपको गलत समझ जाते हैं आप। 11.2 किलोमीटर है एस्केप वेलोसिटी, वो तो कक्षीय वेग है 8 किलोमीटर, तो ठीक है, जब कक्षीय वेग करा तो दिमाग में आया कि अरे शायद पिछला कुछ उल्टा बोल दिया, है ना, कर लो यार, सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, यहाँ आता है 8 किलोमीटर, तो वहाँ 11.2 किलोमीटर आता है, ये आता है 7.92 किलोमीटर, क्लियर है। अरे बोल दो बेटा, चलो तो एम रेमान का एक उपग्रह 8 त्रिज्या की कक्षा में वीओ चाल से परिक्रमा कर रहा है, इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रदान किया जाएगा। बेटा जी छोटी छोटी सी कहानी है यार, कि ना कक्षीय वेग का मतलब होता है कि जैसे आपने क्या बोला था एस्केप वेलोसिटी में क्या था कि वह न्यूनतम वेग, कितने न्यूनतम वेग से उसको मैं फेंकूं जिससे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाए, दैट इज एस्केप, दैट इज पलायन। अब की बार हमें पलायन नहीं करवाना, अब की बार हमें उसको उस ग्रह की कक्षा में गति करवाना है, तो कक्षा में गति करवाने के लिए मिनिमम कितना वेग से फेंकूं कि वह उस ग्रह की कक्षा में घूमने लग जाए, दैट इज कक्षीय वेग, क्लियर है। तो ये इस तरीके की कक्षाएं होती है बेटा जी, इस तरीके की कक्षाएं होती हैं। तो बेटा जी ये जो कक्षा है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, gm1m2/r², r कौन सी, स्मॉल r, पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, स्मॉल r का मान जरूर कैपिटल R प्लस h रहा होगा, वहां से लेगा, बोलो बेटा जी, तो जाइए कैपिटल R प्लस h, r मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, तो बेटा जी वहां से लेगा, तो ये हो जाएगी तेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग आता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। मेरे से भैया जी गलती हो गई, आई एक्सेप्ट कि वो वहां पे मैंने 8 किलोमीटर लिख दिया, वो नहीं है यार, ये कहानी है 8 यहाँ पर, प्लीज उसको सुधार लो, प्लीज जाके उसको सुधार, मेरे दिमाग में कक्षीय वेग वाला याद रह गया बेटा जी, सीरियसली है ना, अब कुछ नहीं कर सकते, अभी तो कर लीजिए, ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, गलती अपन को पता चल चुकी है, वो गलती अपन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। उपग्रह का आवर्तकाल, अच्छा याद रह जाएगा कक्षीय वेग, इसका सूत्र होता है रूट gm/r, अगर आपको याद है इसके वेलोसिटी का सूत्र होता है √2gm/r, तो gm/r का वैल्यू मतलब अंडर रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 * √gm/r, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vo, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ vo, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है, जो पलायन वेग है, वो √2 गुना होता है किसका कक्षीय वेग का, ठीक है। तो कक्षीय वेग की वैल्यू डालो, √2 से गुणा करो, तो उससे क्या मिल जाएगा, पलायन वेग, यानी कि जब भी पलायन वेग की जरूरत है तेरे पास कक्षीय वेग है, √2 से गुणा करना, पलायन वेग मिल जाएगा, सीधी सी बात है बेटा जी। आवर्तकाल की बात कर लेते हैं, t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है मतलब परिधि उसकी 2πr, स्मॉल r का वैल्यू है कैपिटल R प्लस h, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है, v हो जाएगा √gm/r, तो √gm/r है तो r की घात 1/2 है, ऊपर जाएगा, अब नीचे r की घात 1/2 है, पहले पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बेटा जी r की घात 1 + 1/2 3/2, तो ये आ जाएगा, और √gm की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अब √gm को क्या लिख सकता हूं, r/g लिख सकता हूं, वहीं से बेटा जी इसको सॉल्व किया, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास निकल गया t² समानुपाती है r3 के। पृथ्वी की सतह के समीप उपग्रह के लिए सिर्फ फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है यार, सिर्फ फॉर्मूले हैं, v कितना जाएगा √gme/re, √gme/re, क्लियर।
तो ये रहा बेटा जी 84 मिनट। पृथ्वी के सतह के समीप अगर कोई उपग्रह है तो उसकी चाल होती है इतनी, उसका आवर्तकाल होता है 84 मिनट, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट। इतना बोल दो या इतना सेकंड बोल दो, 5063 सेकंड। अगर घनत्व के पदों में लिखना होगा ना बेटा जी मेरे को आवर्तकाल का सूत्र, तो घनत्व के पदों में आवर्तकाल का सूत्र मैं ये लिखूंगा बेटा जी 3 पाई बटे जी रो। रो घनत्व के पदों में जी का मतलब पता है, सार्वत्रिक नियतांक है। बोलो तो बेटा जी पृथ्वी की सतह के समीप उपग्रह के लिए उसका आवर्तकाल केवल घनत्व पर निर्भर करता है। उपग्रह का आवर्तकाल उसके घनत्व पर निर्भर करता है बस, अगर समीप की बात करें। कोई दिक्कत? सारे सूत्र है यार, बहुत सिंपल सी कहानी है यार। अगर तू ध्यान से समझे तो तेरे को तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले बता बात समझ में आई यार? बोलो यार। उपग्रह की ऊर्जाओं की बात कर लेते हैं बेटा। जो उपग्रह की ऊर्जा हो जाएगी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी ओ स्क्वायर। इस बार वी ओ लिखा है मैंने क्योंकि वो कक्षा में घूम रहा है ना, तो कक्षीय वेग उसकी वी नॉट मान लेते हैं, तो उस वक्त उसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह वी नॉट रख दे बेटा। वो कितनी आ जाएगी? जीएमएम बाय 2 आर। कुछ नहीं किया है बेटा जी, वी ओ की वैल्यू होती है, सर ये कहां से आया? अरे बेटा जी वी ओ बराबर अंडर रूट जीएम बाय आर, तो वी ओ का स्क्वायर करेगा, तो वी ओ का स्क्वायर करेगा तो जीएम बाय, प्योर प्योर फॉर्मूला की कहानी है, सब कुछ लिखा है। तो बेटा जी हाफ एम वी ओ का स्क्वायर, तो जीएम बाय आर, इसी को तो लिखा है जी एम बाय 2 आर। अब 2 गुना 2 आर। इसी को बेटा जी एल के पद में लिख दे। एल क्या है? कोणीय संवेग एमआर वी नॉट, और एमआर वी नॉट का मान यहां से एमआर वी नॉट निकालेगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा। करके देख लेना, प्योर गणित है। जब ये आ जाएगा गतिज ऊर्जा, तो यहां से निकाल लेगा स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का ये सूत्र याद रखना। तुझे क्या रखना है? मैं तुझे दो सूत्र दे जाता हूं। एक तो तुझे ये कोणीय, एक तो तुझे ये कोणीय संवेग के पदों में याद रखना गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग के पदों में याद रखना गतिज ऊर्जा, और एक इस वाले फॉर्मेट में याद रखना गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा याद हो गई। एक स्थितिज ऊर्जा तुझे ऐसे याद रखनी है, गतिज ऊर्जा याद हो गई, स्थितिज ऊर्जा याद हो गई, या तो ऐसे याद रखना या ऐसे याद रखना स्थितिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा याद हो गई तो ऊर्जा कैसे निकालेगा? स्थितिज और गति दोनों को जोड़ दे, तो इसको जोड़ेगा तो एल स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर में से माइनस एल स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर जाएगा, तो भैया जी सीधी सी बात है माइनस क्या आ जाएगा? तो कुल ऊर्जा आएगी वो गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक की भाई, कुल ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक करानी भी चाहिए बेटा जी, क्योंकि ये है क्या? है क्या? बेसिकली ये बंधन ऊर्जाएं होती हैं। क्या होती है? ये बंधन ऊर्जाएं। लेकिन ठीक है, तो सिर्फ सूत्र याद रखना, कहानी अपने आप समझ जाएगा तू। सवाल कर ले, सिर्फ सूत्र पे सवाल आएंगे। अगर तूने सवाल करना चालू किया तो तेरे से बनेंगे बेटा जी, पक्की बात है। क्लियर है? बोलो यार। अरे बोलो बेटा, जब ये सवाल मैं तुझे दे रहा हूँ होमवर्क में करने की कोशिश करना, सवाल वो करने की करवा दूंगा जब मैं लाइव आऊंगा। अगर डाउट हो तो तब पूछ लेना मुझसे। क्लियर? चलें आगे। तो चलिए बेटा जी, समय हो चला है क्विज का। पहला सवाल ये रहा। दो ग्रह के औसत घनत्व समान है परंतु त्रिज्या r1 और r2 है। यदि इन ग्रहों के गुरुत्व त्वरण g1 और g2 है तो। अगला, पृथ्वी ई ई मतलब अर्थ, सूर्य एस एस मतलब सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रही है। दीर्घवृत्त के फोकस पर है सूर्य। पृथ्वी के घूमने की चाल किस बिंदु पर अधिकतम होगी? कहां पर अधिकतम होगी? ए पर, सी पर, डी पर या डी पर? पता तो होगा यार। चलो भैया जी, ओ भैया जी हमें गुरुत्व त्वरण निकालना है, जी बराबर हमें पता है जीएम बाय आर स्क्वायर। अब यार अब यार अब बेटा जी एम ई जीएम1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई ना जीएम बाय आर स्क्वायर। अब सुन, द्रव्यमान क्या होता है? आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इनटू घनत्व रो। तो बेटा जी यहां रख दे, तो जी बराबर कैपिटल जी एम का वैल्यू रखेगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या में आर लेके चल रहा हूं, आर क्यूब रो बटे आर स्क्वायर, इससे कर जाएगा ये आर, तो जी का वैल्यू आ जाएगा घनत्व के पदों में। घनत्व के पदों में स्मॉल जी का वैल्यू एक और नया सूत्र आया तेरे सामने, पाई आर रो। तो भैया जी इसको अच्छे से मैं जमा के रखूं तो 4/3 जी पाई आर रो। उन्होंने क्या क्या बोला? 4/3 नियत है, जी नियत है, पाई नियत है, ये तो पूरा नियत है, ये तो पूरा नियत है। अच्छा उन्होंने ये भी बोला कि घनत्व जो है वो समान है, यानी कि ये भी क्या है? नियत। तो जी का मान किसके समानुपाती हो गया? त्रिज्या के। यानी कि अगर तू जीवन बटे जी2 करके लिखेगा तो सीधी सीधी सी बात है r1 बटे r2 करके लिखते, तो जीवन बटे जी2 r1 बटे r2। क्या सिंपल सवाल आया, घनत्व के पदों में लिखना था, इसके पदों में लिखना था घनत्व के पदों में। सूर्य के सबसे पास वाले बिंदु पर बेटा जी इसको हम क्या बोलते हैं? बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी, पेरिहीलियन। और बेटा जी सबसे ज्यादा चाल होती है इस बिंदु पर। क्लियर? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम बीए, बीपी का मान ज्यादा होता है बीए के। तो चलिए बेटा जी पलायन ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, वो ग्रहों की गतियों के बारे में हमने बातें कर ली। कुल मिलाकर ये चैप्टर में बस इतना ही था, मैंने बातें कर ली बेटा जी चैप्टर के बारे में। अब जो भी कहानी है खुद से करिए, थोड़ा तो साथ आप भी दोगे ना बेटा जी। हाँ आज अपन से एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने कक्षीय वेग और मतलब जो पलायन वेग का मान था वो मैंने आपको 8 बता दिया। प्लीज बेटा जी उसके लिए सॉरी, दिमाग में कभी कभी बहुत सारी चीजें चलती है। कक्षीय वेग की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, लेकिन वो तो जब मैंने कक्षीय वेग बताया तो मेरे दिमाग में आया यार ये वैल्यू तो मैंने कहीं पर यूज की थी, तो पता चल जाता है बेटा जी, है ना। उस समय तो सीधा दिमाग में आया नहीं बेटा जी, है ना। उस समय तो पढ़ाते गए। खैर कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, देर आए दुरुस्त आए, गलती हमसे वाली सीख के सही जा रहे हैं, अच्छा सीख के जा रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे बेटा जी सरल आवर्ती गति के बारे में। आज के लिए तो बेटा जी इतना ही, चलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और हाँ